जय श्री राम। वंदे मातरम। दुंदुभी जिसको बोलते हैं, चुनावी दुंदुभी बज गई है। और मैं डॉक्टर शम्भू सिंह मनहर की गपशप के इस एपिसोड में फिर से आप से नमस्कार कर रहा हूं। और अब जो हवा है, हवा का रुख भी थोड़ा सा जानेंगे। और मिल्कीपुर में जो मिल्क जम रहा है उसका स्वाद क्या होने वाला है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनावी तारीखें हैं और उनमें क्या कुछ हो सकता है, उन सब की थोड़ी चर्चा कर लेंगे। देखिए, अभी आज जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 48 विधानसभाएं, पूरे देश में 48 विधानसभाएं, जिसमें पंजाब की 4, उत्तराखंड की 1, बिहार की 4, उत्तर प्रदेश की 9, सिक्किम की 2, मेघालय की 1, राजस्थान की 7, गुजरात की 1, असम की 5, पश्चिम बंगाल की 6, कर्नाटक की 3 और केरल की 2, छत्तीसगढ़ की 1, इस तरीके से ये उत्तराखंड के, इस तरीके से 48 विधानसभाओं के चुनाव, उपचुनाव की घोषणा भी कर दी है। और 47 के चुनाव तो 13 नवंबर को ही हो जाएंगे। और एक है उस केदारनाथ वाली उत्तराखंड की, वो 20 नवंबर को उसका होगा। और 20 और 13 नवंबर, 20 नवंबर 2 मतदान की तारीखें हैं। और 23 नवंबर को इन सब का घोषणा हो जाएगी, कौन जीता कौन हारा, सारा दृश्य सामने आएगा। तो इस तरीके से 13 नवंबर, 20 नवंबर उत्तर प्रदेश की तो हैं सी 9, सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की हैं 9। और बाकी पश्चिम बंगाल की है इसमें 6, आसाम की भी है इसमें 5, पश्चिम बंगाल की 6 और सर्वाधिक 9 उत्तर प्रदेश की है। ये सबको लगता है 10 है, 10 है, 10 है। एक मिल्कीपुर इसमें छूट रही है। और पहले ऐसा माहौल बना दिया गया अचानक, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चुनाव आयोग ने बोला कि मिल्कीपुर का चुनाव अभी नहीं होगा, तो ऐसा प्रदर्शित किया जैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत वहाँ कमज़ोर होगी, इस कारण से मिल्कीपुर नहीं हो रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि जब 2022 में अवधेश प्रसाद जी और उनके सामने एक कोई गोरखनाथ बाबा है, गोरखनाथ जी उनका है, उसको बाबा गोरखनाथ जी बोलते हैं। जैसे बाबा गोरखनाथ तो कौन है अपने को सबको पता है, योगी आदित्यनाथ जी है। लेकिन ये एक बीजेपी के ही नेता हैं और बहुत पुराने नेता हैं ये भी। तो ये 2022 में सामने खड़े हुए थे। और टेक्निकल मामला थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आखिर मिल्कीपुर का चुनाव आयोग ने इस समय चुनाव को आगे क्यों टाला या इस समय घोषणा क्यों नहीं की। दरअसल अवधेश प्रसाद जी चुनाव जीते 2022 का, ये तो सर्वविदित है। बाद में अभी लोकसभा में उनको फैजाबाद से, जिसको प्रकारांतर से अयोध्या सीट बोला गया, लेकिन वो पुराना नाम उसका फैजाबाद है। और फैज़ाबाद की उन अयोध्या या फैज़ाबाद की उन्हीं 5 विधानसभाओं में से एक विधानसभा मिल्कीपुर है, जहाँ के पहले विधायक हुआ करते थे। और अभी समाजवादी पार्टी से जब अखिलेश जी ने इनको फैज़ाबाद से टिकट दिया, अर्थात अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया, तो उन्होंने मिल्कीपुर छोड़ दिया। तो लेकिन छोड़ दिया, लेकिन पाप तो पीछे लगता है फिर भी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के 13,000 वोटों से हारे थे, दरअसल 1,03,000 वोट 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद जी को मिले थे और 90,000 कुछ वोट इनके गोरखनाथ जी को मिले थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और 13,000 वोटों से 2022 का चुनाव गोरखनाथ जी हार गए। उससे पहले कभी वो जीते भी हैं, ये पुराने प्रतिद्वंदी आपस में। तो उसमें दरअसल एक रिट दायर की हाई कोर्ट में ही, जो चुनावों की जो रिट होती है वो हाई कोर्ट में लगती है, लोकसभा विधानसभा की, जो भी आप जानते हैं। तो रिट जो लगाई उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में, वो ये कि अवधेश प्रसाद जी ने 2022 के
विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से जो उन्होंने नामांकन दाखिल किया, नामांकन दाखिल करने में जो शपथ पत्र देते हैं, वो जो शपथ पत्र विभिन्न कार्यों हेतु तो शपथ पत्र देने पड़ते हैं, अपनी संपत्ति, अपना वचन पत्र बहुत सारे रहते हैं। तो वो जो शपथ पत्र दिया, वो जिस नोटरी का से बनवा के दिया था, उस नोटरी की डेट निकल चुकी थी। नोटरी की भी तो इतने इतने तिथि तक ये नोटरी रहेंगे। नोटरी का एक विशेष रूप से प्रदेश सरकार देती है, ये एक लाइसेंस देती है नोटरी का। तो वो उस नोटरी की तिथि तारीख एक्सपायर हो चुकी थी नोटरी की, और चूंकि नोटरी की तारीख खुद की एक्सपायर हो चुकी थी, इस कारण से उसके द्वारा उससे बनवाए गए शपथ पत्र भी ऑटोमेटिकली एक्सपायरी माने जाएंगे, वे वैध ही नहीं माने जाएंगे। और उस जिसकी एक्सपायरी, जिसकी तारीख निकल चुकी है, उस नोटरी से शपथ पत्र बनवा करके, नोटरी सील लगवा करके उसकी, और उसको चुनाव आयोग में इन्होंने दिया था। लिहाजा इनका नामांकन रद्द होना चाहिए। ये अपील, ये रिट दायर की है उच्च न्यायालय लखनऊ में। इतना स्पष्ट कोई बता नहीं रहा है, मैं आपको बहुत स्पष्ट, चूंकि लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, लॉ किया है, तो ये दरअसल इस तरीके से है। और इस आधार पर कई उम्मीदवारों के नामांकन, उम्मीदवारी निरस्त या हो चुकी है, निरस्तीकरण हो चुका है, अमान्य किए जा चुके हैं। लेकिन इनका मान्य भी किया और साथ में ये खड़े भी हुए, ये जीते भी, और आगे तक अभी ये रहे। ये त्याग पत्र देखिए आगे लोकसभा में चले गए, वो बात अलग है। लेकिन नोटरी की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, जिससे नोटरी कार्य करवाया गया था। तो लिहाजा बिंदु तो बहुत बड़ा है, और वही अभी हाई कोर्ट में चलन में अभी था, जिसकी अभी आज फिर उन्होंने भी घोषणा की है। उनके जो गोरखनाथ जी के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने घोषणा की है कि हम इसको वापस ले लेंगे, क्योंकि वो वहाँ से वैसे ही विधानसभा से तो त्यागपत्र मिल्कीपुर से देके और लोकसभा के क्षेत्र में फैजाबाद से खड़े हुए, और ये सब हो गया है। और चूंकि इसके चुनाव आगे और न टले, इसके लिए हम उसको वापस ले लेंगे। लेकिन वापस लेने की प्रक्रिया 2-3 दिन तो लगी जाएंगी। अब चुनाव आयोग इस समय वो घोषणा इस चुनावों की कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब पूरी जो गेंद है वो चुनाव आयोग के पाले में चलेगी मिल्कीपुर को लेके। बाकी चुनाव तो ये एक तो चीज़ हमने ये स्पष्ट कर दी। लेकिन अभी नहीं, तो चूंकि 4 जून को वहाँ का लोकसभा का हो गया, अब इन्होंने त्यागपत्र किस तिथि को किया था, विधानसभा की सीट से किस तारीख को त्यागपत्र दिया था, भाई इन्होंने अवधेश प्रसाद जी ने उस तारीख से 6 माह के अंतर्गत अंदर ही अंदर तो चुनाव आयोग को करवाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी अनिवार्य। तो कुल मिला के बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी वाली बात है कि जितने दिन वो टल जाए वो टल करके, और ये चुनाव 1 महीना 15 दिन में आगे पीछे कभी न कभी तो करना पड़ेगा। एक विषय तो ये स्पष्ट कर दिया गया। और अब जो है आप देखिए, वायनाड 13 नवंबर को, वायनाड कौन नहीं जानता, जहाँ अभी राहुल गांधी जो लोकसभा में 2 सीटों से खड़े हुए थे, वायनाड से खड़े हुए थे, तो वायनाड से वे जीते हैं। और वायनाड की सीट बाद में उन्होंने छोड़ दी, दूसरी उन्होंने रख ली। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की 1 सीट उन्होंने रखी। तो वायनाड की सीट और का चुनाव होना है। और नांदेड़ 1 सीट खाली हुई है महाराष्ट्र में। नांदेड़ तो 20 नवंबर को है और वायनाड का 13 नवंबर को है, लेकिन परिणाम सबके आने हैं 23 नवंबर को ही। तो बड़ा अब जो है और इसी दौरान महाराष्ट्र और झारखंड के तो चुनाव हैं ही। महाराष्ट्र के एक ही फेज में महाराष्ट्र के 20 नवंबर को होना है, और झारखंड के 13 और 20 नवंबर 2 फेज में चुनाव होना है। झारखंड चूँकि नक्सल और बड़ा वैसा क्षेत्र रहा है, पहले वो 5-5 बार में हुआ करते थे, 5 फेज में, लेकिन इस बार 2 फेज में हो रहे हैं। ये शुभ संकेत है चुनाव आयोग की ओर से कि वहाँ कानून व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो चुकी हैं। तो ये 2 होना है और 23 के सबके नतीजे आएंगे। 288 सीट महाराष्ट्र में है। उस राष्ट्र के अंदर एक महाराष्ट्र है, इससे आप कल्पना करो कि उसकी महिमा क्या है। तो उसके परिणाम आएंगे और लहर तो भीतर ही भीतर सनातन की आ चुकी है। ये जो बाबा बोले हैं
गोरक्षपीठ के बाबा कि बटोगे तो कटोगे, ये तो अब हिंदू के मन में घर कर चुका है। महाराष्ट्र के हिंदुओं को भी, सनातनियों को भी अच्छे से पता है कि हम बटेंगे तो किस तरीके से कटेंगे, ये उनको अच्छे से पता है। तो इसके बारे में एक अब निरंतर हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे, और क्या कुछ हवाएं चल रही है इसके बारे में भी बताएंगे। झारखंड में तो बहुत सकारात्मक हवा है, और महाराष्ट्र में तो है ही, ये मैं घोषणा करता हूँ। और कवि की वाणी फलित होती है, और वो भी सांध्य बेला में। तो भारतीय जनता पार्टी सनातनी पक्ष जीतेगा, हम इसी पक्की उम्मीद करके बैठे हुए हैं। और भारत माता इस राष्ट्र को परम वैभव की तरफ लेके जाए, इस प्रार्थना भाव से भारत माता की जय।